सुनो, हमने इससे पहले देखा था कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक देते हैं तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा है, आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इन दोनों केसेस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन। अब थीटा के रूप में आप 0 डिग्री लिखिए और चाहे 180 डिग्री लिखिए, इतना तो कंफर्म है कि ये चीज तो 0 ही हो जाएगा। साइन 0 डिग्री भी 0, साइन 180 भी 0, यानी इन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा का मतलब हुआ एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा का मतलब हुआ इनकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। हे भगवान, ना ही स्पीड में कोई बदलाव होगा, ना ही इनके डायरेक्शन में कोई बदलाव होगा, क्योंकि उसके लिए भी फोर्स तो लगना चाहिए ना। यानी इन दोनों केसेस में, किन दोनों केसेस में, 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन होगा। 90 डिग्री वाला स्पेशल केस हम 2 दिन से देख रहे हैं। उसमें क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता, पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना बाबू। चलिए, तो ये 3 केस हम देख चुके हैं। सवाल है कि इनके अलावा अगर कोई और एंगल हो जाए, मतलब ना ही 90 डिग्री हो, ना ही 0 डिग्री हो और ना ही क्या 180 डिग्री हो, इनके अलावा कोई एंगल हो जाए, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, फेंका गया है चार्ज पार्टिकल को उधर की तरफ, और बीच का एंगल बिल्कुल भी ना ही 0 है, ना 180 है, ना 90 है, मे भी कुछ 60 हो, 45 हो, 30 हो, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? तो ये तो हमने बचपन से सीखा है, मतलब 11th क्लास से सीखा है कि जब भी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर मिले, देखो अभी मूड खराब हो रहा है, समझ रहे हो? सही। अच्छा, बेंच आवाज कर रहा था। अरे सुनो, इधर देखो, चलो इधर देखो, इधर देखो, ये हमने सुनो बचपन से सीखा है। बोलिए, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंपोनेंट तोड़ते हैं। कुछ नहीं कर पाते हैं तो कंपोनेंट तोड़ देते हैं। तो इसका भी 2 कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट टूटेगा, मान लीजिए कुछ इधर की तरह, वो होगा v cos थीटा, अरे थीटा की तरफ तो क्या cos, और एक टूटेगा इधर की तरह v sin थीटा। याद आया? अब सुनिए, अब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई 2 पार्टिकल है। अरे एक्चुअल में तो एक ही पार्टिकल ना है, क्या बोलते हो? कि हम क्या मान के चलेंगे? बोलो, सुन लो, इधर देख लो, 12 तो बर्बाद हो जाएगा। अब हम मान के चलेंगे कि यहां पे कितना पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है। एक पार्टिकल इधर जा रहा है v cos थीटा से और एक पार्टिकल इधर जा रहा है v sin थीटा, ऐसा मान के चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पार्टिकल इधर जा रहा है v cos थीटा से, इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अरे बोलिए ना, अगर मान लीजिए ये कैलकुलेट करने के बाद 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। लेकिन वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ये तो एकदम रटा गया होगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, पाथ होता है सर्कुलर। क्या बोलते हो? अब सवाल है कि सर्कल बनेगा कैसे? उस सर्कल का सेंटर किधर होगा? तो सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और वेलोसिटी है ऊपर, तो हम लोग v क्रॉस b करेंगे ना। v क्रॉस b करेंगे ये जानने के लिए कि इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो v है ऊपर
और बी है इधर। बताइए v क्रॉस बी कहाँ आया? अंदर आया। अरे बोलिए, अंदर आया का मतलब हुआ कि इसको आपने फेंका तो ऊपर है। अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, फेंका कहाँ है? लेकिन फोर्स लगेगा इधर, का मतलब इधर घूम जाएगा। अब घूम जाएगा तो क्या लग रहा है, घूम के उधर ही कहीं चल जाएगा क्या? नहीं, ये सर्कुलर मोशन करके फिर इधर से वापस आएगा। आप समझ रहे हैं? फेंका आपने ऐसे है तो ऐसे ऐसे वो सर्कुलर मोशन करेगा। सेंटर इधर ना होगा कहीं यहाँ पे? अरे यार, तो बताइए इस वाली वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल का क्या होने वाला है? सर्कुलर मोशन होने वाला है। अरे बोलो बोलो। अच्छा, इस वाली वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल क्या करने वाला है? कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला है। बोलो ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई दो पार्टिकल थोड़े है, ये तो एक ही पार्टिकल है जिसके पास दो वेलोसिटी है। अरे बोलिए ना। तो ये दोनों टाइप का मोशन करेगा, यानी सर्कुलर मोशन भी करेगा और साथ ही साथ कांस्टेंट स्पीड से आगे भी बढ़ेगा। तो थोड़ा आप बताइएगा आपको मोशन कैसा दिख रहा है? तो मैं यहाँ सर्कल भी बनाऊंगा और धीरे धीरे आगे भी बढ़ूंगा। बताइए मोशन आपको कैसा दिख रहा है? ये स्प्रिंग टाइप का नहीं दिख रहा है? वो जो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी होती है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी होती है, उसका ये वाला जो स्प्रिंग है उसकी तरह नहीं दिख रहा है। देखिए ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है, साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और दोनों काम एक ही पार्टिकल को ना करना है। तो इसका मतलब हुआ उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस पाथ को कहा जाता है हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, इसको बोला जाता है हेलिक्स। क्या बोला जाता है? हेलिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। स्पाइरल नहीं बोला जाता है। स्पाइरल का मतलब ये होता है, ये स्पाइरल है। कछुआ छाप जो होता है वो स्पाइरल होता है। हम लोग इसको बोल देते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। गलत है ये कैसी बाइंडिंग है? हेलिकल बाइंडिंग है ये। इसको हेलिकल बाइंडिंग बोलना चाहिए। लीजिए, इसका मतलब हुआ कि इसका जो पाथ होगा, बताइए वो कैसा होगा? वो इस टाइप का होगा। बोलो। अच्छा एक और बात, एक मिनट थोड़ा और देंगे। हाँ, एक और बात है। जैसे मान लीजिए कि पाथ ठीक है, हेलिकल है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर इसको सामने से देखिएगा, सामने से देखिएगा, बताइए आपको कैसा दिख रहा है? सामने से देखो ना, सामने से कैसा दिख रहा है? तो सर्कल ही ना दिख रहा है। माने अगर हम इधर से झांक के देखेंगे इधर से, तो हमको सर्कल ही ना दिखाई देगा। सर्कल है तो कुछ रेडियस भी होगा। तो रेडियस बच्चों यही ना होगा, कितना होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है mv/qv। तो m की जगह तो हम उस पार्टिकल का मास लिख देंगे, v की जगह हम कौन सी वेलोसिटी लिखें? हम ये नेट वेलोसिटी लिखें, ये v cos थीटा लिखें, कि ये v sin थीटा लिखें? क्या लग रहा है, क्या लिखना चाहिए? नहीं बोल रहे हो? v sin थीटा बोल रहे हो? why v sin थीटा? क्योंकि इसको सर्कल में नचाया किसने है? उसे v sin थीटा। v cos थीटा तो कांस्टेंट स्पीड से आगे लेके जा रहा था, यानी v की जगह पे हम लिखेंगे v sin थीटा। तो m भी हो गया, q इंटू b हो गया। बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, कहने का मतलब है कर तो ये सर्कुलर मोशन ही ना रहा है, साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। ये अलग बात है कि वो जब एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा तो वापस यहां ना आके थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये देखिए। अरे यार, लेकिन चक्कर तो एक कंप्लीट कर लिया ना इसने। तो इस एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमको याद है, 2πm/, क्या? और कमाल की बात यह है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो बस 2πm/qv। अब सुनिएगा, एक चक्कर लगाने के दौरान ये जितना आगे बढ़ जाता है उसको पिच बोला जाता है। यानी ये जो है उसको क्या बोला जाएगा? पिच को आप पी से डिनोट कर सकते हैं। बोलिए। तो पिच के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, क्या है पिच? तो बताना, एक चक्कर कंप्लीट करने के दौरान पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ जाए उसी डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। अब सवाल है कि ये पिच कितना होगा? तो बाबू 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप बताइए, इस डायरेक्शन में
अरे पिच इसी डायरेक्शन वाला ना डिस्टेंस है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, v cos थीटा। तो हम लिखेंगे v cos थीटा का मतलब हो गया स्पीड। और तुम बताओ ना, यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है, उतना ही ना समय लगा है जितना एक चक्कर लगाने में लगता है, यानी टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे 2 पाई m अपॉन क्या क्यूब, और बिल्कुल भी इसको रटेंगे नहीं जा, इसके बजाय हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मतलब ये रटने वाला फॉर्मूला है v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यूब। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है टाइम पीरियड से। बोलो बाबू, सही है? ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में जिक्र है इसका, तो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए, किताब में एक बार झांक के देख लीजिए। हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एम्स ने पूछा, देखिए 1999 में, अब तो एम्स भी नीट के अंदर आ गया है, कहता है चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड H विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल कितना 45 डिग्रीज विथ क्या H, विथ H। सही है, हाँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोग भी बोलते हैं, एच बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कौन गरिया रहा है? हाँ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री। आपको बताना है, तुम नहीं ना है जी, चलो मैं कह रहा था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो पाथ कैसा होगा, तो हेलिकल ही ना होगा। तो ये तो देखते ही बताने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जेई मेन 2020 का है। ठीक है, कहता है बीम ऑफ प्रोटॉन विथ स्पीड कितना 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। चलिए, बहुत खतरनाक स्पीड है ये। अरे 4 लाख मीटर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे हो? हाँ, 4 लाख का मतलब, 4 लाख मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो? 400 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने 1 सेकंड में 400 किलोमीटर। ये मामूली स्पीड है क्या? ठीक है। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना 0.3 टेस्ला। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री। तो अब की बार एंगल 60 डिग्री है। आप बताइए इसका पाथ कैसा होगा। अरे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमने 60 डिग्री पे एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी v, जिसकी वैल्यू दी गई है। अरे तो इसका पाथ कैसा होगा? तो पाथ हो जाएगा इसका हेलिकल हो जाएगा। सही है। आगे बोलता है द पिच ऑफ रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ प्रोटॉन इज क्लोज टू। अच्छा जी, हमको ये पिच बताना है कितना होगा। अरे बोलोगे जल्दी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पिच बताना है, बोलो बच्चों। तो हमको तो पहले इसका एक कंपोनेंट इधर v cos 60 डिग्री तोड़ना पड़ेगा ना, और फिर बताइए क्या लिखना होगा। पिच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पीरियड। तो यानी v cos 60 डिग्री इनटू टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई m अपॉन कितना क्यूबी। क्लियर है? 2 पाई m अपॉन क्या क्यूबी होगा। v की जगह पे बताइए क्या रखा जाए। 4 × 10⁵ रखा जाए। cos थीटा की जगह पे 1/2 रखा जाए। 2 तो खैर 2 है, पाई तो खैर पाई है। m मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो 1.67 ना, छोड़ दो, 2 डिजिट पर मत जाओ, कैलकुलेशन टफ पड़े। 1.6 ही रखो। अब हालांकि राउंड ऑफ करने के लिए तो इसको हमको 1.7 बनाना चाहिए, लेकिन हमको 1.6 ज्यादा बेहतर लग रहा है, रहने दिया जाए। इंटू 10⁻⁻27 kg। बोलिए ना। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं
किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दिया रहेगा। मैंने नहीं दिया है क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आपको ये याद होना चाहिए, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जेई मेन हो, इवन चाहे जेई एडवांस हो। जेई एडवांस भी होगा ना तो तुमको बताएगा जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? हाँ, खैर हमको पता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मैंने डेसिमल के एक ही प्लेस तक रखा है। बोलो बाबू, चलो ठीक है। तो ऊपर वाला पूरा हो गया, नीचे वाले में Q की जगह पे प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला दिया हुआ है। मैंने कहीं कोई यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने सबको SI यूनिट में पुट किया है, तो हमारा आंसर भी SI यूनिट यानी कि मीटर में आएगा। सुन रहे हो? अब देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट 360 में 360 जिसको लाना है वो फटाक से देखेगा कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट है। 4 है या 1 है, वो 12 नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? वो 1 देखेगा। हमको बस पहला डिजिट चाहिए, बाकी गया भाड़ में। ये 5 देखेगा और क्या देखेगा? 2 देखेगा। अब वो पावर पर ध्यान देगा ही नहीं। ये पावर जो है ना 10⁵ और 10⁻⁻27 है 0 पॉइंट, इन सब पर वो ध्यान, उसके लिए बस पहले तो 1.6 काटो। बोलो ना, अरे हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैं जानता हूं, लगभग आएगा ना, देख लेंगे कौन सबसे करीब जा रहा है। तो 1.6 से 1.6 काटो। और बताओ बाबू, आई बताओ 2 से 2 काटो। हम मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट है ये 4, ये पाई का मतलब 3.14, छोड़ो 4 को 4 दो, हाँ। और नीचे में क्या है? 0.3। तो हमको मतलब भाई पॉइंट है, पॉइंट से नहीं है। हम 3.13 लगभग क्या करेंगे? लगभग काटेंगे हम लोग। तो आंसर क्या आया? अब हम नहीं देखने जाएंगे वो सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है कि नैनोमीटर है। हमको तो बस 4 से मतलब था क्योंकि 4 नाम का एक ही चीज। आप समझ रहे हैं? ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हो तो। क्या बोलते हो? हाँ ठीक ना। तो इसको अगर एग्जैक्ट करने जाओगे बर्बाद हो जाओगे। एग्जैक्ट मैंने सही में 1.67 लिख दें, 3.14 लिख दें, या फिर गुना करें या फिर भाग करें। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर कोई सर्कल होता है उसमें आप कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ करिए, कहीं भी ऐसा तिरछाई ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। बोलो, चाहे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा बराबर होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अरे यार, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये दोनों भी बराबर होगा आपस में। माने ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये अगर मान लीजिए कि 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। ठीक है, सुनिए, हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड बस इसी इलाके में है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के उधर ही है। एक चार्ज पार्टिकल इधर से आया सीधा अपना, बोलो अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सीधा ही ना जाएगा। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है Q, हाँ मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और मास कितना है? M है। तो जब वो इस इलाके में एंटर करेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी है? बोलिए, v है। तो जब इस इलाके में एंटर करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अरे बोलो यार, हाँ। तो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो पहले तो आप ये बता दीजिए खाली कि ये कौन सा वाला केस है। क्या ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला केस है? क्या यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर मोशन, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हेलिकल मोशन होगा। पहले आराम से सोचिए, बताइए कि क्या यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? अरे बोलो ना। मान लो ये एंगल कुछ थीटा होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ ऐसा होगा, तो कितने लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। कितने लोग कह रहे हैं कि सर हियर वेलोसिटी एंड
मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। कितने लोग कह रहे हैं? बोलो। विकास नहीं बताओगे? तुम्हारा क्या नाम है जी? तुम्हारा? हाँ हाँ, अमित। अमित बोलो, क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? अरे है तो नहीं है तो नहीं बोलो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है? तेरे की कुछ नहीं है। सवाल क्या समझना है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बा। अब ये भी नहीं समझ में आया? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्या बात करते हो यार? अरे वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो ये 90 डिग्री नहीं है। तुम लोग कौन सा एंगल देख रहा है? हैं? तुम लोग ये वाला एंगल देख रहा है। हमको वेलोसिटी और देखो, मजाक मत बना। देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अरे वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना है, तो आपको नहीं लग रहा कि एंगल 90 डिग्री है? बोलो यार। वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, परपेंडिकुलर वाला केस है। यानी अंदर जाते ही ये नाचना मतलब इसका सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। बोलो जल्दी, क्या लग रहा है आपको? सर्कुलर मोशन तो होगा, और कहने का मतलब है कि इसका सेंटर अगर देखा जाए तो देखिए ना, वी इधर है, बी इधर, सेंटर इधर ना कहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। सर्कुलर मोशन होगा, इसका डिफ्लेक्शन इधर ना होगा, तो ये सीधा ना जाके इधर घूम जाएगा, और घूम जाएगा और इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। जितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड में था उतनी देर तक उसका क्या हो रहा था? सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां से तो वो अब बाहर ना निकल जाएगा, बाहर निकलेगा अपना आप सीधा चला जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है, हालांकि बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए ये कितनी देर, शांत रहिए, कितनी देर इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा? टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पता करेंगे कि आखिर इसने कितना एंगल सबटेंड किया है। तो बच्चों, इसका जो सेंटर होगा वो तो कहीं इधर ना होगा। देखिए ना, भी इधर है, भी अंदर, तो भी क्रॉस भी इधर ना आ रहा है। अरे यार, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। और तो ऐसे भी देख कर पता चल रहा है कि अगर ये सर्कुलर आर्क है तो उसका सेंटर इधर होना चाहिए। तो हम वही 5वां क्लास वाला एक ही नियम लगाएंगे। हम बोलेंगे जिस समय ये सर्कल कंप्लीट किया करता था, अरे सर्कल यानी एंगल कितना हुआ करता था? 2 पाई। तो हाँ, उस केस में समय लगता था 2 पाई m अपॉन क्यूब, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो जब एंगल थीटा होगा बच्चों, तो क्या होगा? 2 पाई m अपॉन क्यूब, और इससे होता है मल्टीप्लीकेशन और इससे होता है डिवीजन। याद रहे, यहाँ ये वाला जो एंगल है वो हम किस में ले रहे हैं? रेडियन में। रेडियन SI यूनिट है, थोड़ा बहुत उसको भी वैल्यू दे दिया करिए। तो यहाँ एंगल मैंने 360 डिग्री नहीं लिखा है, मैंने लिखा है 2 पाई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं एंगल किस में लेने जा रहा हूँ? रेडियन में। आप बताइए, 2 पाई से 2 पाई कट गया और कितना आ गया? थीटा m अपॉन क्यूबी। तो ये कितना समय बिताएगा? थीटा m अपॉन क्यूबी। अब यहाँ एक बड़ा कमाल का ऑब्जर्वेशन है कि जब एंगल 2 पाई होता था तो टाइम लगता था 2 पाई m अपॉन क्यूबी, और जब एंगल थीटा है तो टाइम लगता है थीटा m अपॉन क्यूबी। क्या तुमको समझ में आया क्या? जब एंगल कितना होता था? 2 पाई, मतलब सर्कल कंप्लीट, बोलो, तो उस केस में 2 पाई m अपॉन क्यूबी। जब एंगल सिर्फ थीटा होगा उस केस में थीटा m अपॉन क्यूबी। समझ में आया? एंगल अगर हाथी होगा तो बताइए, हाथी m अपॉन क्या? ये तुमको समझ में आया? बस एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ थीटा किस में है?
यहाँ डिग्री में मत डाल देना। हाँ, डिग्री में अगर डालना है तब आपको बाबू तब यहाँ क्या लिखना होगा, 360 डिग्री। तब हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू थीटा अपॉन कितना, 360 डिग्री। ऐसा कुछ रखना होगा, बोलिए। ठीक, तो देख लीजिए सब दिया होगा उसमें, किताब में देखिए ना दिया है। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रूफ अबव रिजल्ट, तो ये हम लोग प्रूफ नहीं कर लिए हैं, एक ही नियम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सवाल है कि एक पार्टिकल ऐसा सीधा आया, बोलो बच्चों, हाँ, और इसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है। ये एक्चुअली डॉट्स हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर है। तो आप बताइए कि अंदर जाते ही इसका सर्कुलर मोशन शुरू होगा ना, तो सर्कल कैसे बनेगा, मतलब अंदर जाके इधर मुड़ जाएगा कि ऊपर मुड़ जाएगा कि इधर मुड़ जाएगा, अंदर किधर मुड़ेगा। तो उसके लिए हम भी क्रॉस भी करके देखेंगे। भी कहाँ है, भी कहाँ है, कहाँ है, भी इधर है। अब बी कहाँ है, अब हर बार अंदर थोड़े होगा, बाहर भी तो होगा। तो बाहर है, तो बाहर है तो हाथ को ऐसा घुमाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भी इधर है और बी बाहर ना है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो ऐसे नीचे होगा और यहाँ से वो सीधा निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया कि हॉरिजॉन्टली मैंने एंटर कराया तो हॉरिजॉन्टली ही मैंने बाहर निकाला, मैंने थोड़ा तिरछा क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, अरे ठीक है इधर सर्कल नहीं लगी, इधर तो है ना, कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, कन्फर्म है 90 डिग्री होगा। अरे बोलो जल्दी। हाँ, अब तुमको बताना है कि ये कितनी देर इस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो टाइम स्पेंड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा एम अपॉन क्यू बी। अब ये थीटा कितना है, पाई ना है, थीटा कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, ये सबको पता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत चीख चीख के मैंने मैथमेटिकल टूल्स में ये सब बताया है। तो पाई एम अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, इधर आते हैं, इसमें बताइए तो कैसा बनेगा सर्कल। चलिए ठीक है, देखा जाए सेंटर पता कर लिया जाए कि इधर होगा। तो मैग्नेटिक वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है। तो सेंटर इधर ना आ रहा है, तो इधर आ रहा है का मतलब हुआ अंदर एंटर तो ये कर जाएगा लेकिन फोर्स इधर लगेगा। तो इधर लगेगा का मतलब हुआ सर्कुलर मोशन ऐसा ही ना करेगा, लेकिन ये सर्कल कंप्लीट थोड़े कर पाएगा, यहाँ से उसको बाहर भी तो निकलना है। अब ये वाला एंगल थीटा कन्फर्म है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये तुमको समझ में आया? इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों, सेंटर कहीं होगा यहाँ, जिसमें अगर हम लोग इस तरीके से मिला लें तो इसने मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल सबटेंड किया, यही वाला एंगल ने सबटेंड किया है। अरे यहां से एंटर हुआ है और इतना घूमते हुए यहां से ना बाहर निकलेगा, बस ये एंगल पता कर लीजिए आप, फिर हम लोग थीटा एम अपन क्यूबी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब सवाल है कि एंगल कितना होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। आप बताइए ये अगर थीटा है, देखिए मजाक कौन हंस रहा है रे बीच में, सारा हंसी निकाल देंगे। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना होगा, अरे ये बोल दो ये, ना चियरने में आगे रहते हो। ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। हाँ, अब तुम बताओ इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये कितना है, और ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसको मिलकर 180 होना है, ये अकेले 90 है तो इन दोनों को मिलकर 90 होना पड़ेगा।
तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तब ना 90 माइनस थीटा, थीटा मिल के 90 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है? तो ये थीटा है तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये कितना होगा? तो 360 में से 2 थीटा घटा लो। 360 का मतलब हुआ 2 पाई माइनस 2 थीटा। टाइम स्पेंड कितना होगा? थीटा एम अपन क्यू बी, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई माइनस, देखो एक चीज समझ लेना, एम अपन क्यू बी, ठीक है? ये जितने लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट उतने ही लोगों के लिए है। अरे तुमको इतना तो पता नहीं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आपसे पूछ लो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो समझ लेना ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए है, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। हाँ ठीक है, आया समझ में? अच्छा ठीक। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसका सेंटर किधर आएगा? इधर नहीं, इधर ना आएगा। अरे ऐसा ना आ रहा है, ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड। सुनो एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता तब ना इधर आता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है? डायरेक्शन में मत गड़बड़ाइए आप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर आएगा, सेंटर इधर आएगा, का मतलब हुआ ये अंदर तो जाएगा लेकिन ऐसे बाहर निकल जाएगा, ताकि ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना रह सके। और इसका जाहिर सी बात है बच्चों, सेंटर कहीं इधर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ ना, पहले इधर ही ना होगा। अब हमको पता कर लेना ये वाला एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये थीटा तो ये कितना है? रुक जाओ, वैसा मत देखो, ढेर तामझाम हो जाएगा। ये कितना है ये बता दो खाली। ये कितना है? ये कितना है? 90 है। हाँ, और ये टोटल कितना होता है? यानी कि इसको और इसको मिलकर 90 बनना पड़ेगा। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, जिसमें ये कितना है? तो इसको और इसको मिलकर 90 होना पड़ेगा। ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? मैंने मिला जुला के देखो, इसमें कुछ रटना नहीं है रे भाई, हमको एंगल ढूंढना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाँ ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो हम अपने से कर लेंगे कि तभी हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। अरे भाई ये हो जाएगा 30 डिग्री, फिर ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये टोटल हो गया कितना? 120, और ये टोटल 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 240, माने 360 में से 120 घटा लेना। 240 को, या तो 240 को कन्वर्ट कर लेना रेडियन में, अरे बोलो ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद थीटा एम अपन क्यू भी लिख लेना, ना तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, 2 पाई एम अपन क्या? क्यू बी। हाँ, तब 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ये यूज कर लेना जैसे करना। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा। वो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बस दे रहा हूं कि इस हिसाब से ये थीटा, तो ये भी कितना आया। अब बताइए कि उसने मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल सबटेंड किया है। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ एंटर किया और यहाँ आके निकल गया है? तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कितना? 2 थीटा। देन टाइम स्पेंड बाय इट इज 2 थीटा एम अपन क्यू बी। और एक बार फिर से मैं बताऊं कि यहाँ थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा, तब ये होगा। अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मिला जुला कुछ समझ में आया ना? तो बोर्ड में इसे कभी सवाल नहीं पूछेगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है, आज तक कभी पूछा भी नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया है। बोलिए ना, अब हमने किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया इधर v वेलोसिटी से। अब मान लो इधर है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बोलो ना जल्दी। मान लो इधर की तरफ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? हो सकता है, कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी इलाके में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो आप बताइए इस चार्ज पार्टिकल पर अब कितने फोर्स लगेंगे? 2 फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और यू नो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। जा, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सही है ना? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का Q इंटू V क्रॉस B। कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना हो गया, तो बाबू नेट फोर्स के लिए दोनों फोर्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वेक्टोरियली जोड़ देंगे।
तो दोनों को जोड़ दोगे तो Q कॉमन हो जाएगा, उसमें बचेगा E, इसमें बचेगा V क्रॉस B। क्लियर है बच्चों? इसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, सिर्फ इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, और नेट फोर्स को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। सही है? माने लॉरेंज फोर्स का दो पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक वाला एक पार्ट होता है, एक मैग्नेटिक पार्ट होता है। बोलिए ना? ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, कुछ नया था नहीं। देखिए उसमें लिखा होगा सब। बोलिए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाय देखिए, बिहार बोर्ड 2018 और नीट 2002 बोलता है चार्ज Q मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बोथ एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। देन द फोर्स ऑन इट इज, तो हम जानते हैं ना फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q इंटू E और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Q इंटू V क्रॉस B। तो बस फॉर्मूला ही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बोलो। चलिए फिर बिहार बोर्ड ने देखिए 2020 में पूछ लिया आपसे, है कि नहीं? ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड का होता है। ठीक है, कितने लोग ऐसा उनको लगता है कि सर हम बिहार बोर्ड में 100 में 100 लेके आएंगे? हाथ उठाइए। क्यों आपको ऐसा लगता है? आज तक हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिज्म पढ़ा। कोई ऐसा न्यूमेरिकल, चाहे कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई ऐसा सब्जेक्टिव आया है जो देख के आपको लगा कि तो हमसे होगा ही नहीं, और वो भी 70 में से 35 बनाना होता है। आउट ऑफ 70 आपको कोई 35 बनाना होता है, और सब क्वेश्चन ऐसा ही होता है। हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन छोड़ के थोड़े चलते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि आपका 100 में 100 आएगा? अरे वो तो वैसे ही नहीं देगा रे, टेंशन मत लो। 100 में 100 दे देगा, वो पकड़ा जाएगा। तुम गलती से टॉप कर जाओगे, तुम्हारा कॉपी रीचेक में चला जाएगा, तो उसको भी डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर आफत आ जाए। कि बाबू तुम यकीन मानो, बिहार बोर्ड में मुश्किल से 40 से 40% ही टीचर ऐसा होता होगा कॉपी चेक करने वाला ना, जिसको अगर तुम एग्जाम में बैठा देते तो उसका खुद 100 में 100 आ जाता। बात समझ रहे हो? तो उसको खुदे डाउट रहता है अपने ऊपर कि हम सही चेक कर रहे हैं कि नहीं, तो वैसे भी तुमको 100 में 100 नहीं देगा, कभी नहीं सुनोगे। बिहार बोर्ड इतना इजी होता है कि आपको आश्चर्य होगा कि कैसे नहीं लोगों का 100% नंबर आता है। केरला बोर्ड में आप जाके देखिए ना, एवरेज हमको लग रहा है कि अगर 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं ना, तो लगभग 3 लाख का 90% से ऊपर होता है उसमें। इतना नंबर है, 98.8, 99.9। ठीक है, जबकि इंडिया का सबसे आसान बोर्ड कौन है? बिहार बोर्ड है। इसमें ना आना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने वाले की गलती है। बोलो क्या आंसर होगा इसका? तो कुछ नहीं किया है, बस Q को कॉमन ले लिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए रहेगा। कह रहा है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? 2 नंबर का सवाल है ये, समझा देंगे। बोलेंगे कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B है, तो अगर एक Q चार्ज को किसी V वेलोसिटी से फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए उस इलाके में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। इसी फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। मन करेगा फोटो ड्रॉ कर लीजिएगा, हो जाएगा, 2 नंबर आपको दे देगा। बोलो जल्दी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।